दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज से हम शुरू कर रहे हैं महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम पॉइंट वाइज वर्ष भर की सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रक्षा खेल और प्रमुख व्यक्तित्व और पुरस्कार आदि को कवर करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत राजनीतिक परिदृश्य, योजना, परियोजना, रिपोर्ट और मसौदे तथा प्रमुख आयोजन और आयोजन स्थलों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों करेंट अफेयर्स या राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी का जो पहला प्रश्न है वो देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा किसका? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। अगला है कि वे 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं के आम निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है 26 फरवरी 2021 को। तो ये राज्य थे दोस्तों असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी, जिनके निर्वाचन के लिए 26 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। अगला है दोस्तों असम विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? तो ये है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 60 सीटें मिली थी। तो असम विधानसभा चुनाव 2021 में सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली थीं। असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 मई 2021 को किसने शपथ ली थी? हेमंत बिस्व शर्मा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 मई 2021 को शपथ लिया था। अगला है तमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुए थे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में सबसे अधिक सीटें डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 133 सीटें मिली थीं। दोस्तों तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? तो देखिए के स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। अगला है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी थी? तो सबसे अधिक सीटें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की थीं, जिसने कि 213 सीटें जीतीं और इनका मत प्रतिशत 47.94 रहा। अगला है दोस्तों लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में 5 मई 2021 को किसने शपथ ग्रहण की? तो ममता बनर्जी ने। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। अगला है दोस्तों केरल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई है किसकी? वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ की। तो केरल विधानसभा चुनाव 2021 में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई है। और केरल में दोस्तों केरल के गठन के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है। 20 मई 2021 को केरल के नए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दोस्तों अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है। अगला है पुडुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये तिथि है 6 अप्रैल 2021 को। और देखिए अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो दोस्तों एन रंगासामी ने 7 मई 2021 को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार जो है चौथे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला है दोस्तों पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें यानी 10 सीटें जीतने वाली पार्टी कौन सी है? तो अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस
पुडुचेरी विधानसभा के लिए या पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 10 सीटें जीतने वाली पार्टी थी। दोस्तों, बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? तो राजगीर और बोधगया बिहार के 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट शहरों के रूप में जो है घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम क्या है? दोस्तों, 20 जनवरी 2021 को रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देखिए, 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये दीव में स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों, 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो शिमला में। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसको मिली? भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में जीती थी। अगला है दोस्तों, वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। और देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को क्या घोषित किया गया है? स्वर्णिम विजय वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 16 दिसंबर की जो तिथि है वो 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया है? तो 10/12/2020 यानी 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नई संसद भवन का भूमि पूजन किया है। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? तो ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की कुल क्षमता कितनी होगी? तो ये क्षमता 888 होगी नए संसद भवन में, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। अगला है दोस्तों, नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कुल कितनी होगी? 384। और नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब है? तो वर्ष 2022 तक नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में किसका अनावरण किया गया है? तो ये हैं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण 12 नवंबर 2020 को JNU कैंपस में किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में किसने बहुमत प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDA को प्राप्त सीटों की संख्या 125 हैं, लेकिन दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें रही हैं। अगला है दोस्तों, भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता जिसके परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2021 को जारी किए हैं। तो ये हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020। दोस्तों, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता यानी ISAC 2020 के तहत सिटी अवार्ड के रूप में या सिटी अवार्ड के विजेता कौन हैं? तो दोस्तों, ISAC 2020 के तहत सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता इंदौर और सूरत हैं। ISAC 2020 के तहत घोषित राज्य अवार्ड यानी स्टेट अवार्ड का विजेता कौन है? तो दोस्तों,
देखिए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है राज्य अवार्ड यानी स्टेट अवार्ड का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। दोस्तों ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड के शीर्ष 3 विजेता कौन हैं? तो पहले स्थान पर अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर वाराणसी और तीसरे पर रांची का स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, युवा योजना के अंतर्गत युवा का पूर्ण रूप क्या है? तो युवा योजना में देखिए YUVA यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल आथर्स। देखिए युवा योजना के संदर्भ में यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल आथर्स युवा का पूर्ण रूप है। युवा योजना किसका अंग है? तो दोस्तों इंडिया एट 75 परियोजना यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव का अंग है युवा योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना की शुरुआत 24 मार्च 2021 को कहां पर की गई है? तो वाराणसी में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को 10 रुपये में LED बल्ब देने की ग्राम उजाला योजना की शुरुआत वाराणसी में की गई है। दोस्तों ग्राम उजाला योजना जो है किसके द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा। और रतले जल विद्युत परियोजना, रतले याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो किसका भाग है? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का भाग है। और डेट जो है जगह याद कर लीजिए, बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, तो DD हो जाएगा, बिहार में डोभी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई लगभग 3384 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना कौन सी है? तो ये है स्टार्स परियोजना। दोस्तों स्टार्स परियोजना का क्या नाम है, पूरा नाम है दोस्तों स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। देखिए शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे 6 भारतीय राज्य जहां पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए स्टार परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। तो वो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो इसमें अपना उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एक प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। पंख का जो फुल फॉर्म होता है, P से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, A से अवेयरनेस यानी जागरूकता, N से न्यूट्रिशन यानी पोषण, K से नॉलेज यानी ज्ञान और H से स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो 18 जनवरी 2021 को अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है कहाँ पर? तो दोस्तों न्यू अटेली, ये हरियाणा में है, यहाँ से न्यू किशनगंज यानी राजस्थान तक विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का संचालन एक बार फिर से न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात स्थित इन दो परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया है। तो एक है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का चरण द्वितीय और सूरत मेट्रो रेल परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया अभियान क्या है? तो ये है दोस्तों कपिला अभियान। कपिला अभियान का पूर्ण रूप क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। दोस्तों, बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में भारत सरकार द्वारा कपिला प्रोजेक्ट या कपिला योजना लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। 6 राज्यों में कौन कौन से 6 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने लाइट हाउस परियोजनाओं की नींव रखी है। लाइट हाउस क्या है? तो दोस्तों, लाइट हाउस मॉडल जो है ये मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इंडिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत यानी ABPMJAY सेहत का शुभारंभ कब किया गया है? तो 26 दिसंबर 2020 को सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है। सेहत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड द टेलीमेडिसिन। अगला प्रश्न है, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में भारत का पहला जो है बिजली क्षेत्र में कौशल विकास का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो दोस्तों, भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन है जो 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये कच्छ गुजरात में स्थापित किया जाना है। अगला है दोस्तों, 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। इस पुल का नाम क्या है? तो दोस्तों, कोइलवर पुल। कोइलवर पुल जो है इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है और कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान कौन है? तो ये हैं भारतीय आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर कौन सा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर है। अगला प्रश्न है, जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई 15 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों, जोजिला सड़क किसको जोड़ेगी? तो श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगी जोजिला टनल। जोजिला टनल की लंबाई कितनी है? तो ये 14.15 किलोमीटर जोजिला सुरंग की लंबाई है। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए जिस योजना की स्वामित्व कार्ड प्रदान करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की है वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2020 को शुरू की जाने की जो है शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये है गोवा राज्य, जिसने कि हर घर जल योजना को 100% जो है लागू कर दिया है। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को क्या समर्पित किया है? तो राष्ट्र को
अटल टनल को 3 अक्टूबर 2020 को समर्पित किया है। दोस्तों अटल टनल ये मनाली यानी कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। दोस्तों औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे लंबे सुरंगी राजमार्ग अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो ये टनल 9.02 किलोमीटर है। दोस्तों भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना है? तो ये केवल 1.23% है। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का चौथा स्थान है। तो ये भी कौन सा स्थान है? तो ये 23वां स्थान है। देखिए पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का 23वां स्थान है और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हमारे पर्यटन उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश कौन है? तो दोस्तों 2020 में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर रहा है भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अपना घरेलू पर्यटकों के आगमन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि 53,58,55,162 पर्यटक जो है घरेलू पर्यटक के रूप में राज्य में आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामले कहाँ पंजीकृत किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मामले भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 10.9% जो है ये सर्वाधिक मामले भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है वो है मिशन कर्मयोगी, जो कि राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB से संबंधित है। तो दोस्तों मिशन कर्मयोगी जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई योजना है जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे यानी रज्जु मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी असम में किया गया है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नों को। देखिए तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 SDG सेकेंड 3.0 जारी किया गया है 3 जून 2021 को। किसके द्वारा? तो दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों का जो भारत सूचकांक है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये SDG सेकेंड 3.0 सूचकांक को संयुक्त रूप से तैयार किया गया किसके द्वारा? तो नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र भारत द्वारा। दोस्तों SDG सेकेंड 3.0 में भारत का संयुक्त स्कोर कितना रहा है? तो ये रहा है 66। देखिए 66 रहा है SDG सेकेंड 3.0 में भारत का स्कोर। दोस्तों SDG सेकेंड 3.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन हैं? तो पहले स्थान पर केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे हैं। तो देखिए SDG सेकेंड 3.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम स्थान केरल को मिला है, तमिलनाडु और हिमाचल को द्वितीय स्थान। दोस्तों वह राज्य जिसने SDG सेकेंड 3.0 में 22वां स्थान प्राप्त किया है तो अपना उत्तर प्रदेश, जिसका स्कोर केवल 60 रहा। अगला है दोस्तों SDG सेकेंड 3.0 के लक्ष्य के अनुसार 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में स्कोर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन हैं? तो ये हैं क्रमशः मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है 20 जनवरी 2021 को किस संस्था के द्वारा? तो दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का जो प्रकाशन है या जारी करना नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में सबसे बड़े राज्यों में
प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा। और बड़े राज्यों की श्रेणी में दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बड़े राज्यों की श्रेणी में अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां था। अगला प्रश्न है, नई पर्यटन नीति 2021 से 2025 लागू करने वाला राज्य जो है जिसने 12 जनवरी 2021 को नई पर्यटन नीति लागू कर दी है, तो ये है गुजरात राज्य। और अगला है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, इसमें प्रथम स्थान किसका प्राप्त हुआ है, तो महाराष्ट्र को प्रथम स्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत मिला है। अगला है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है, याद कर लीजिए। और 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा है, इसमें उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। एक डेट है, विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये तिथि है 12 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों, निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है। तो किस वायरस के संबंध में, रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण के संबंध में। अगला है दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये लक्ष्य बहुत जल्दी है, 2022 तक। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी वह सूचकांक जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है, तो ये है दोस्तों आपका, देखिए नीति आयोग। तो इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों का शीर्ष स्रोत आप जानते हैं, ये बांग्लादेश है। और सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। दोस्तों इसके अलावा जो ये प्रश्न है, तृतीय सतत विकास लक्ष्य हमने पढ़ लिया, SDG सेकेंड 3.0 के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना के लिए किस संस्था की स्थापना का प्रावधान है, तो ये संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI। अगला प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में क्या स्थापित किया गया है, NETF यानी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। अगला है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी उसके सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया है। दोस्तों 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा कार्यक्रम घोषित किया गया है, तो ये कार्यक्रम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलिहर ग्राम जिला खगड़िया बिहार से किया गया। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 31 है, जिसमें 5 आकांक्षी जिले हैं। और GKRA में सर्वाधिक 32 जिलों को शामिल किया जाने वाला प्रदेश जो है वो है बिहार, जिसमें कि कुल 12 आकांक्षी जिले हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY के तहत घोषित कुल राहत पैकेज की राशि कितनी थी, तो दोस्तों ये धनराशि 1.70 लाख करोड़ रुपए थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 75वीं वर्षगांठ। इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल क्या है, तो ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @ 75। अगला है दोस्तों 15 अगस्त 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 हफ्ते पूर्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया 12 मार्च 2021 को। कहाँ से? तो ये स्थान है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा? तो ये 15 अगस्त 2023 तक। और अगला प्रश्न है कि 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की घटना कभी कभी देता है 5 फरवरी, यहाँ पर दिया है 4 फरवरी। तो दोस्तों 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था कब? तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1994 को प्रारंभ किया गया था। भारत में पोलियो का उन्मूलन किया जा चुका है या पोलियो को समाप्त किया जा चुका है, इसका अंतिम मामला कहाँ दर्ज किया गया था? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को। अगला प्रश्न है डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई-इपिक लॉन्च किया गया है 25 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। दोस्तों डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्ड कार्यक्रम ई-इपिक 25 जनवरी 2021 को निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है ई-इपिक का पूर्ण नाम क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15-16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। तो प्रारंभ ये जो है स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ का उद्घाटन किया गया है स्टार्टअप इंडिया पहल के दौरान। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक विकास विभाग के द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। तो दोस्तों 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम क्या है? तो इसको दोस्तों NIRF या इंडिया रैंकिंग कहा जाता है, जो कि 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग है। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो उत्तर है दोस्तों इस सूची में या इस रैंक में NIRF में प्रथम स्थान IIT मद्रास ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 में शामिल उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन से हैं आपको बताना है। तो ये संस्थान हैं IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISS जो है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इसको बंगलुरु को इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट श्रेणी में प्रथम स्थान IIM अहमदाबाद को मिला है। और चिकित्सा श्रेणी का संस्थान जिसको इंडिया 2020 में प्रथम स्थान मिला है ये है एम्स नई दिल्ली। विधि क्षेत्र का वह संस्थान जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है तो यह है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और दोस्तों अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया 7 जून 2020 को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है।
और खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो बड़े राज्यों में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात प्रथम पर, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय क्या था? तो ये था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय क्या था? तो ये था भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये डेट है 1920 यानी 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1877 में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया, तो ये संस्था थी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और देखिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तिथि है 23 दिसंबर को, जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है 11 से 22 नवंबर 2020 के मध्य दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित की गई, जो किस कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका नाम है हुनर हाट। दोस्तों, हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है या आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि 23 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान यानी सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया। कहाँ से? स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया नर्मदा जिला तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर 2020 के अवसर पर पीएम द्वारा समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया गया। साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य सी प्लेन सेवा संचालित की जाएगी किसके द्वारा? तो ये स्पाइस जेट एयरलाइन के द्वारा। दोस्तों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह योजना जिससे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी दी है, वो स्टार्स परियोजना है। दोस्तों, स्टार्स जो है ये क्या है? स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है। दोस्तों, स्टार्स परियोजना किन राज्यों में लागू की जाएगी? तो ये 6 राज्यों ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है IGBC। दोस्तों, IGBC यानी हरित द्रुत गति रेल रेटिंग प्रणाली, ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम 21 जून 2021 को किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। अगला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए मलेरकोटला 23वां जिला किस राज्य का बना है? तो ये पंजाब का। और 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIM जम्मू में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह का स्मारक का उद्घाटन कब किया गया? 23 मार्च 2021 को। और कोबरा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका रूप है, नाम है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। अगला प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उत्तराखंड के राज्य UCOST और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी NCSM के अंतर्गत हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन पर साइंस सिटी की स्थापना कहाँ पर की जानी है? तो ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे 169.35 मीटर सड़क मेहराब पुल, इसका उद्घाटन किया गया 22 जनवरी 2021 को मेघालय में। और भारत के सबसे लंबे सड़क मेहराब का पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया है?
तो ये दोस्तों बेहरू नदी पर किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में देश के पहले जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तिरुवनंतपुरम, केरल में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र रामागुंडम, तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और देखिए, 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया था? देवलाली, महाराष्ट्र से दानापुर, बिहार के बीच। अगला है कि 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे द्वारा दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था। कहाँ से? बरौनी से टाटानगर के बीच। और पहली आप जानते हैं, देवलाली, महाराष्ट्र से दानापुर, बिहार के बीच पहली कृषक स्पेशल सेवा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया? तो ये जूको घाटी। जूको घाटी दोस्तों मणिपुर, नागालैंड सीमा पर स्थित है। एक प्रश्न है कि वह जूलॉजिकल पार्क जिसको ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो ये है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद। और दोस्तों, नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है, और ये पहला चिड़ियाघर है गुणवत्ता प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त करने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के पहले 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसे मिला है? तो लक्षद्वीप को। जबकि 2016 में देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य, ये अरुणाचल प्रदेश था। और 9 नवंबर 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वेबिनार माध्यम से आयोजन कहाँ किया गया? तो 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वेबिनार पर आयोजित किया गया। दोस्तों, 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियां थीं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने महिला यात्रियों के लिए कौन सी सुरक्षा पहल शुरू की है? तो ये है मेरी सहेली। और एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख MS नरवणे की म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या प्रदान किया? रेमडेसिविर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 66वां वन्य जीव सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो ये है 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? तो ये था रोर यानी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। अगला प्रश्न है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को जैव विविधता के संरक्षण और विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद यानी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल की स्थापना की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने इस राज्य में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है? तो NGT ने राजस्थान में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है। दोस्तों, राजस्थान राज्य की 2 आर्द्र भूमियाँ जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत आती हैं, तो इसमें एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा सांभर झील है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कब किया गया था? तो ये तिथि थी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में 15 सदस्य, जिसमें एक सदस्य सदैव दलित समाज से होगा। अगला है दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसे चुना गया? महंत नृत्य गोपाल दास को। और दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में यानी पॉइंट वाइज रूप में देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम खंड के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इस वीडियो में हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।